श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो बेसिक्स हमने पिछले लेक्चर में से कर लिए थे डाइट एंड न्यूट्रिशन के। आज का जो टॉपिक है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होगी कि जो भी आप खाते हैं, मेनली सुना होगा आलू के बारे में कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि जिससे एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिससे मिलती है। अगर ये खाने में ना हो तो पूरा शरीर का जो आपका कार्यशैली है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो आप डेली खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट में भी पर्टिकुलरली मिलता है आपको ग्लूकोज। तो अगर डेली ग्लूकोज ना लिया जाए बॉडी में, तो ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, वो यूज होना शुरू हो जाती है। और जब स्टोर्ड फॉर्म भी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद नंबर आता है फिर प्रोटीन्स का, कि फिर प्रोटीन्स के जो मोलिक्यूल्स हैं वो टूटने लगते हैं, यानी कि वो एनर्जी बनाएंगे अब। और अगर प्रोटीन टूटने लग जाते हैं शरीर में, तो क्या होता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही जो है वो शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं मेनली। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी थोड़ी बहुत मात्रा में कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें, लेकिन जो मेन होता है वो उसमें प्रोटीन होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट डेली इनटेक बहुत जरूरी है। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट? तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम पिछले लेक्चर में भी देख के आए हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी, लगभग 60 से 70% जो एनर्जी आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी का हमने देख लिया है। ये एनर्जी इससे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, यानी कि एक कार्बनिक जो है ये कंपाउंड है, यानी कि कार्बन का मॉलिक्यूल इसमें अटैच है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो 6 हैं, H12 और O6। ये इसका फॉर्मूला होता है, स्पेशली ग्लूकोज का होता है वैसे। यानी कि जिसमें 6 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के, और 6 ऑक्सीजन के। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका जो इम्पोर्टेंट है, कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है आपको, ये 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है, सबसे कम किससे मिलती है। तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन आप खाते हैं तो उससे 5.6 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। और अगर 1 ग्राम फैट आप खाते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, अब आपको दे दिए इसमें कि अगर 1 ग्राम आप तीनों में से कोई एक चीज खाते हैं, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग सीक्वेंस में इसको अरेंज कीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में कि एनर्जी किससे ज्यादा मिलती है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे प्रोटीन, और तीसरे पर फैट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। अब ये हम देख चुके हैं पहले कि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है वो क्या है। कोई एक मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करे जिसको ये पता है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रिवाइज किया था तब भी इसके बारे में चर्चा की थी। और
पिछली क्लास में भी हम देख के आए। सैकराइड। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब मान लिया इसकी यूनिट क्या होती है, सैकराइड। मतलब जिसके पीछे आपको सैकराइड लिखा मिले तो वो कार्बोहाइड्रेट का ही मॉलिक्यूल है वो। तो अगर तो सैकराइड ग्रुप इसमें एक है तो इसको हम बोलेंगे मोनोसैकराइड। मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब सैकराइड का ग्रुप है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना है अभी तक आपका पीवाईक्यू भी है, और आगे आने वाले में भी चांसेस इसके हाई है स्लाइड के क्वेश्चन पे। ठीक है। दूसरा फिर देखें हम कि दो सैकराइड अगर ग्रुप जुड़े हो तो डाइसैकराइड। और अगर लगभग इसमें मान लो 10 से कम है तो उसको बोल देंगे हम ओलिगो। दो से ज्यादा है लेकिन 10 से कम, ओलिगोसैकराइड। और अगर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल इससे अटैच हैं तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसैकेराइड। तो क्वेश्चन क्या आया है अभी तक आपका? क्वेश्चन ये आया है कि आपको इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसमें पूछ लिया कि मोनोसैकेराइड, सबसे पहले मोनोसैकेराइड सीक्वेंस, फिर दूसरे नंबर पे फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एक आता है मैनोज, फिर दो आते हैं आपके जेनेटिक मटेरियल वाले, डिऑक्सीराइबोज जो डीएनए का निर्माण करने में सहायक है, और एक आ जाएगा राइबोज का मॉलिक्यूल जो आरएनए की निर्माण में सहायक। ठीक है। तो ये आपको छह के छह नाम इसमें याद करने हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर डाइसैकेराइड यानी कि जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अगर इसमें डाउट है आपको तो मैं लिख देता हूँ कि कितने इसमें ग्रुप होंगे। तो इसमें होगा एक ग्रुप, इसमें होंगे डाइसैकेराइड के दो ग्रुप, और इसमें मान लो आप होंगे 3 से 9 ग्रुप, और इसमें होंगे मोर देन 10। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या आ जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम करके आए हैं, और सैटरडे को हमने रिवाइज भी किया था ये, कि ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये बनते कैसे हैं। तो पहला आता है इसमें सुक्रोज। ये सुक्रोज जब टूटता है तो दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एक ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। फिर दूसरे नंबर पे आता है लैक्टोज। अब लैक्टोज जब टूटता है तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है इसमें माल्टोज। इसमें आपके दो मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, यानी कि दो सैकराइड ग्रुप इसमें अटैच है। तो ये तीन नाम इसमें याद रखने हैं आपको। फिर ओलिगोसैकराइड में एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है रेफिनोज। और पॉलीसैकराइड में आपको पहले नंबर पे आता है स्टार्च, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, पेक्टिन, ग्लाइकोजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसमें कंफ्यूज करोगे कि ये मोनो में आएगा कि पॉली में आएगा। तो पॉलीसैकराइड होता है ग्लाइकोजन, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिलके तब वो स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेला ही स्टोर हो जाएगा वो। फिर एक आता है काइटिन। तो ये इसमें आते हैं आपके पॉलीसैकेराइड में। तो सभी को अच्छे से याद कर लेनी है, इसकी एक टेबल बना के जहां भी आप स्टडी करते हो उसके सामने अपना चिपका लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब एक एक की इसमें डिटेल देखते हैं हम। पहला आता है इसमें मोनोसैकेराइड। तो इसमें पहला आता है ग्लूकोज। ये सबसे सिंपल टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है गैलेक्टोज। जितने भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी जितनी चीजें हैं,
उसमें मेनली गैलेक्टोज पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रुक्टोज। इसी को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, यानी कि फ्रूट्स में जो शुगर होती है। तो फ्रूट्स में, शहद में, और नेचुरली जो है प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज। ठीक है। कि देखा होगा आपने कि जो, अगर आटे को भी, सॉरी गेहूं को भी आप चबाते जाएं तो लास्ट में उसका मीठा रस आने लगता है, यानी कि उसमें भी शुगर थी, लेकिन इतनी शुगर नहीं थी उसमें कि आपको खाते ही उसका मिठास का पता लग जाए। लेकिन जैसे ही आप कोई फ्रूट लेते हैं, सेब, केला, कुछ भी ले लो, तो उसमें आपके खाते ही मिठास का अनुभव होता है। तो यानी कि सबसे मीठा, अब दूध को भी ज्यादा देर मुंह में रखोगे या फिर कोई में डेयरी प्रोडक्ट है उसको चबाते जाओगे आप, मुंह में ही रखोगे, निगलोगे नहीं, तो वो भी मिठास का अनुभव आपको करेगा, लेकिन वो बहुत बाद में होगा। खाते ही फ्रक्टोज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मीठी होती है। फिर एक इंग्लिश में आपको लिखना है, तो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। राइबोज जो आरएनए के निर्माण में सहायक। ठीक है। तो ये छह हो गया आपकी मोनोसेकेराइड। फिर इसके बाद आते हैं आपके डाइसेकेराइड। इसमें आपने तीन देखे थे, कि पहला है सुक्रोज, जो जब टूटता है तो दो ग्रुप इसमें होते हैं, ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है शुगर केन, यानी कि जो आपकी गन्ना होता है, जब उसे चीनी बनती है तो उसमें सुक्रोज ज्यादा होती है। बीट रूट, चुकंदर इसमें हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है इसमें माल्टोज। ये जब टूटता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज के आ जाते हैं अनाज में, और जो अंकुरित जो आप चीजें कर लेते हैं तो उसमें माल्टोज प्रेजेंट होती है। तीसरे नंबर पे आता है फिर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। ये दूध में ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि गैलेक्टोज हम करके आए हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा होता है, और लैक्टोज वैसे होता भी दूध से ही संबंधित है। ठीक है। तो ये थे आपके डाइसेकेराइड, तीनों के तीनों आपको इसमें याद रख। इसके बाद आता है अगला ओलिगोसेकेराइड। इसमें एक ही नाम हमने किया है रेफिनोज। अब इसमें तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें रेफिनोज में, जो हमने तीन किए हैं। ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोज भी, और फ्रक्टोज। तीनों इसमें एक साथ आ जाते हैं, और इसका पाचन नहीं होता है। डो नॉट डाइजेस्ट, पाचन नहीं होता है इसका। यूज्ड इन मॉइस्चराइजर्स, जो भी आपके लोशन बनते हैं स्किन के, तो उसमें यूज होता है प्रोडक्शन में। ठीक है। तो अब कई बार ये आता है कि जैसे इसका डाइजेशन नहीं होता, आगे हम एक करेंगे सेलुलोज पॉलीसेकेराइड में, उसका भी डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या खाने में वो मिलेगा? जब तक मैं सेलुलोज पर पहुंचता हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि क्या सेलुलोज का पाचन तो आपके शरीर में नहीं होता है, लेकिन क्या खाने में आपका जाता है सेलुलोज? जो आप खाना खाते हो उसमें सेलुलोज होता है। तो पॉलीसेकेराइड, इसमें पहला आता है आपका स्टार्च, जिसको हम अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक है। ये अल्फा का साइन है। ठीक है। यहाँ तक तो आपका जवाब ठीक है कि खाने में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन रोल क्या होता है फिर? पाचन तो होता नहीं उसका, ऐसे कैसे निकलना है उसमें? तो स्टार्च है, ये रिजर्व फूड है प्लांट का, यानी कि जो प्लांट में स्टोर होता है खाना, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और पानी में ये इनसोल्यूबल है, एग घुलनशील है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, किसका रिजर्व फूड है? ये हम करके आए हैं। बहुत बढ़िया। ग्लाइकोजन हम करके आए हैं, किसका फूड है ये? रिजर्व फूड, हमारा रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन। क्योंकि जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में आपके शरीर में बन जाता है खाने से, वो फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही अलग अलग जगह पे, लीवर में, मांसपेशियों में स्टोर होता है।
तो स्टोरेज फॉर्म है ये ग्लूकोज की। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। अब हर एक चीज इसमें याद करने की है, कुछ भी इसमें छोड़ने का नहीं है। अल्फा ग्लूकोज किसको बोलते हैं? तो स्टार्च को बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सेलुलोज, जिसका दूसरा नाम होता है बीटा ग्लूकोज। ये बीटा का साइन होता है। तो काम क्या है इसका? प्रेजेंट इन सेल वॉल। ये पौधों में तो क्या करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है, कि जो बाहर की लेयर है उसका निर्माण करता है। जो भी तना है, उसका स्टेम है, उसको मजबूती प्रदान करता है, उसकी सेल्स का निर्माण करता है। पाचन इसका होता नहीं है। और केशव ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया है कि काम क्या है फिर इसका। खाने में तो हमारा जाता है ये। काम होता है इसका कि फाइबर्स इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, इंटेस्टाइन की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उनको मेंटेन करता है ये। ठीक है, जो भी आप खाना, जो पचने लायक खाना आप साथ में सिखा रहे हैं, तो वो उसका सम्यक पाचन में और उसके सम्यक निष्कासन में यानी कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। फाइबर्स इसमें प्रेजेंट हो। तो फाउंड इन होल ग्रेन्स, जो साबुत अनाज होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज। व्हीट ब्रान की जो आटे का आपका चोकर होता है, जिसको आप छान लेते हो, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज। इसीलिए बोला जाता है कि आटे का जो चोकर है उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसी के साथ क्या करना चाहिए, रोटी बनानी चाहिए। ठीक है, चोकर कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, वो चले जाते हैं फाइबर, फिर वो उसका खाने का पाचन नहीं होता है अगर ज्यादा उसको छान लेते हैं तो। अब मैदे का क्या है कि जो मैदा होता है वो चिपक जाता है हाथों में। ठीक है, क्योंकि फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं होते, जीरो फाइबर होते हैं उसमें। तो जब आप वो खाना खाओगे, यानी कि जितना बारीक होता जाएगा, वो जितना पतला होता जाएगा, उतना उसमें फाइबर्स जो है खत्म होते जाएंगे। लेंटिन लेंटिल्स जो दालें हैं उसमें प्रेजेंट होता है सेलुलोज। अंजीर में होता है। और जो फल और सब्जियां होती हैं, अगर उनको आप उनकी नेचुरल फॉर्म में खाते हैं तो उसमें भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका सेलुलोज। और काम क्या है इसका? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है सेलुलोज। ठीक है, क्योंकि पता ही है आपको कि पेड़ के तने से कागज बनता है, कॉटन बनता है, कॉटन मटेरियल्स, या फिर जो करेंसी के नोट्स हैं वो सेलुलोज से ही बनते हैं। ठीक है? क्योंकि इसका पाचन तो होता नहीं, तो जो नोट बनते हैं, रुपए, जो करेंसी के नोट्स बनते हैं, उनकी लाइफ आपने देखा होगा कि कई 50-60 साल पुराना नोट भी आज किसी के पास मिल जाएगा, और वो कटा फटा नहीं होगा कहीं से। ठीक है, अगर थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन किया हो तो, क्योंकि पाचन होता ही नहीं है। ठीक है? तो ये था आपका सेलुलोज। अब आता है काइटिन। काइटिन क्या है कि जैसे मान लिया, आपने देखा होगा आजकल मच्छर का सीजन चल ही रहा है, मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन कुछ मच्छर आपने देखा होगा कि आपके ऊपर बैठ गया कोई काटने के लिए, आपने उसको मार दिया। ठीक है, और हल्के हाथ से ही, कि बस उड़ाने के पर्पज से मारा था, लेकिन आपने थोड़ा सा प्रेस हो गया वो, और वो गिर गया। थोड़ी देर के बाद गिरा रहा, और 5-10 मिनट के बाद आपने देखा कि वो तो है ही नहीं वहां पे। मतलब क्या है इसका? उड़ जाता है वो, मरा नहीं था वो। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका जो बाहरी स्केलेटन, वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन होता है थोड़ा सा हार्ड। जब उनके ऊपर कोई अटैक होता है, कोई चोट लगती है, तो ये काइटिन उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि जब रात को आप सोने जाते हो तो 5-10 मच्छर तो मार गिराते ही होगे, लेकिन सुबह जब उठ के देखते हो तो आपके बेड के आसपास एक भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। ठीक है, और जो ज्यादा ही आपने बिल्कुल ही रगड़ दिया होगा उसकी तो बात अलग है, लेकिन जो एक नॉर्मली आप बस हल्का सा टैप करके उसको मार देते हो, तो वो सुबह आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो जिंदा ही था। काइटिन ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो किस में प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगस की
स्किन ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। तो ये था आपका काइटिन। अब अगला आता है इसमें डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन का क्या रोल है? तो जो भी स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित जो भी चीज हो जाएगी, तो उसमें डेक्स्ट्रीन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। जो कॉर्न शुगर है, मतलब जो मक्के में जो शुगर आती है, उसमें डेक्स्ट्रीन होता है। शहद में डेक्स्ट्रीन प्रेजेंट होता है। डेक्स्ट्रीन का क्या है कि ये ना थोड़ा सा, जब भी इसको हम प्रोसेस करते हैं, तो ये चिपक जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। और जब चिपक जाते हैं, तो देखा होगा आपने कि जैसे आटे को आप रोटी बनाने के लिए पानी मिला के उसमें गूंथते हो उसको, तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं उसके, वो चिपक जाते हैं, पानी उनको जोड़ देता है आपस में। ऐसे ही डेक्स्ट्रिन का है कि जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपस में चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाएंगे, तो जैसे शहद का देखा होगा आपने कि जब आप एक चम्मच में लेके उसको ऊपर से करते हो, तो पूरा का पूरा एकदम से नहीं गिरता है, उसकी धारा बनती। ठीक है। और इससे भी ज्यादा प्रॉपर्टीज ये वाली चिपकने वाली मॉलिक्यूल्स के, ये प्रेजेंट होती है पैक्टिन। और जब इसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा अमाउंट में चिपक जाते हैं, डेक्स्ट्रिन में कम प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली गिर तो जाता ही है, चाहे धारा के रूप में गिरता हो वो। ठीक है। लेकिन पैक्टिन जो है, पूरा का पूरा एक साथ, मतलब उसके मॉलिक्यूल इतने टाइटली एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे कि जैसे पका हुआ जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, शलजम और मेथी, इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं। तो इसीलिए इसको जैम बनाने में, अब जैम देखा होगा आपने, अगर एक चम्मच में आप लेते हो और उसको टेढ़ा कर दो, तो सारा का सारा एक साथ गिरता है। जेली जो बनती हैं, वो भी पैक्टिन से ही बनती हैं। तो ये इसका रोल है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि तो नेचुरल फॉर्म में थी। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? क्या मतलब जो आप किसी लैब में तैयार करते हो केमिकल रिएक्शन से, तो वो कौन से हैं? तो पहला आता है इसमें एस्पार्टेन। नाम नाम आप कर लेंगे इसमें, उतना सफिशिएंट। क्या यूज है इनका, कहाँ पे यूज है? खाने पीने की चीजों में यूज होता है, और तो कहाँ यूज होगा इनका। ठीक है। और दूसरा आता है इसमें सैकरिन। तो लगभग 500 गुना ज्यादा मीठा होता है ये सुक्रोज से, जो आपकी टेबल शुगर है। ठीक है। तो इतना जो भी आपने देखा होगा कि एक बड़े स्केल पे अगर कोई मिठाई बनानी है, या फिर कुछ और ऐसी चीज करनी है, तो उसमें कभी भी आपको चीनी या फिर नेचुरल जो शुगर है, वो नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है। ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि थोड़ा सा सस्ता आता है ये। और 500 गुना ज्यादा स्वीट, यानी कि अगर सुक्रोज आप कहीं पे 1 किलो यूज कर रहे हो, ठीक है, उल्टा ले लो, चलो सुक्रोज कहीं पे 500 किलो यूज कर रहे हो, तो ये सैकरिन 1 ही किलो यूज होगा वहां पे। ठीक है? तो ये दो आपके आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेज आते हैं, क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो सारी चीजों में ही, जो भी आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट तो उसमें है ही, चाहे किसी भी अमाउंट में। लेकिन जो मेजर सोर्सेज हैं उनकी हम बात करेंगे, तो जैसे अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है? ऐसी कोई भी चीज नहीं है खाने की जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो। ठीक है? तो मेजर सोर्सेज की हम यहाँ पे बात करते हैं। दाल में मटर, सेम, मसूर की दाल। भूमिगत यानी कि जो जमीन के अंदर होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू हो गया, शकरकंद, चुकंदर। फल में केला, सेब, और अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो शहद हो गया, और चीनी हो गया। तो ये तो हो गया आपके सोर्सेज। अब आता है कि
कार्बोहाइड्रेट की जरूरत कितनी पड़ती है हमें और क्यों पड़ती है? तो ये इसका एक सीक्वेंस है, तो इसको भी देख सकते हैं कि जो कार्बोज की परसेंटेज है, यानी कि अगर 100 ग्राम आप शक्कर खाते हो तो उससे कितनी कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है? 398। और इसमें कार्बोज का प्रतिशत कितना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत है शक्कर में? तो 99.4% इसमें कार्बोहाइड्रेट। बाकी 0.6% बाकी सारी चीजें हैं, उसमें प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स, वो बाकी सारी 0.6 में आती है। ठीक है। तो ऐसे ही चावल में, तो इनकी एक सीक्वेंस आपको याद करनी है ऊपर से नीचे तक। ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि कार्बोज प्रतिशत के आधार पर इनको अरेंज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर कैलोरी के हिसाब से आपसे पूछ लेगा। तो दोनों आपको इसमें ध्यान रखना है। कैलोरीज के हिसाब से ये सीक्वेंस में नहीं लगे हुए, क्योंकि 351 चावल और गेहूं के आटे से दाल में ज्यादा होता है कैलोरीज। ठीक है। ऐसे ही गाय के दूध में पके आम से और गाजर से ज्यादा होती है कैलोरीज। ठीक है। ये कार्बोज प्रतिशत के आधार पर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इसको आप देख लेंगे, याद कर लेंगे। कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट? तो कुछ तो बता ही दिए हैं कि पहली चीज तो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, शरीर को एनर्जी देता है। प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसके कार्य को मेंटेन करता है ये। अगर कार्बोहाइड्रेट कम जाए शरीर में तो प्रोटीन का जो डाइजेशन, प्रोटीन का जो विघटन है, उसके मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी बॉडी, प्रोटेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है। हेल्पिंग प्रोटीन्स टू फंक्शन, ये बता दिया है कि उनके टूटने को बचाता है ताकि वो प्रोटीन्स जो हैं शरीर के निर्माण में अपना योगदान कर सके। हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो जो आपका विटामिन बी है, B1 है, B2 है, B3 है, इनके निर्माण में सहायता करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए, इतना जरूरी नहीं है। प्रोटीन वाला फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो कार्य देख लिया हमने। तो अब कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कितनी पड़ती है हमें डेली, ताकि प्रोटीन भी बचा रहे हमारा, नर्वस सिस्टम भी अच्छे से काम करता रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्वस्थ रहे, और जो भी हमने बाकी फंक्शन किए थे सारे सुचारू रूप से चलते रहे। तो कितना हमें कार्बोहाइड्रेट डेली लेना चाहिए? तो ये हम करके आए हैं अभी कि जो 1 ग्राम आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे आपको लगभग कितना मिलती है एनर्जी? 4.2। ये अप्रोक्स का साइन होता है, अप्रोक्स से, जैसे में 4.3 भी मिल जाएगा आपको किसी बुक में, तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें मिलती है। ठीक है। और जो पूरे हेल्दी इंसान को किसी भी एक नॉर्मल काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है 2425 किलो कैलोरी, 2425 किलो कैलोरीज एक साधारण इंसान को एक साधारण कार्य करने के लिए चाहिए पूरे दिन भर। तो अब ये आपने देख लिया इसका कि लगभग 60 से 70% जो एनर्जी होती है हम पूरे दिन की, वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। यानी कि 2425 का हम 70% एनर्जी किससे लेंगे? कार्बोहाइड्रेट से लेंगे। तो जब आप 70% निकालेंगे तो वो लगभग बनता है 1697.8, या फिर मान सकते हो कि 1698 किलो कैलोरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो 70% आपको इससे मिलेगी। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो टोटल कितना कार्बोहाइड्रेट आपको डेली चाहिए? 424.5। ये कैलकुलेशन पार्ट अपना कर ले।
तभी इतना बेसिक मैथ सभी को आता होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में अगर 4.2 है, तो अगर हमें 1698 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए तो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपको, इतना डेली, इतने ग्राम, 424.5, लगभग 425 ग्राम मान सकते हो इसको, ये डेली आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चाहिए। अब अगर कार्बोहाइड्रेट आप ना ले तो क्या क्या उससे नुकसान होगा आपके शरीर। ठीक है, जो मेजर होगा वो प्रोटीन वाला होगा स्टार्टिंग में, कि जैसे मान लिया खाना आप खा ही नहीं रहे हो। ठीक है, रीजन चाहे कुछ भी हो उसका, तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज आपके शरीर में आ नहीं रहा है, बाहर से खाने से मिल नहीं रहा है, तो जो प्रोटीन है वो टूटना शुरू हो जाएगा। और जब प्रोटीन टूटना शुरू होगा तो जो मांसपेशियां हैं, जो आपका शरीर पूरा बना हुआ है प्रोटीन से बना हुआ, मेनली जो आपकी सेल्स बनी हुई प्रोटीन से बनी, तो वो सेल्स का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो ये कोई सेल थी, अब ये प्रोटीन से बनी हुई। ठीक है, और अगर इससे प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा तो ये पतली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की चीज है कि धीरे धीरे ये पतली होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ये काम करने की हालत में भी नहीं रहेगी। और फिर भी ग्लूकोज हम नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेते हैं, तो लास्ट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही है इसमें, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, बाकी जो सारे फंक्शन हैं वो तो कम हो ही जाएंगे, इसके एनर्जी कम होगी, कमजोरी लगेगी, और प्रोटीन ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है। और अगर ज्यादा लो तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, जब आपके नोट्स अपलोड में करूंगा तो इसको करेक्ट कर देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से जो आपको नुकसान हो, कि ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि ज्यादा ग्लूकोज आपके शरीर को मिल रहा है, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज घुल रहा है, और अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज घुलता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो एक बीमारी इसमें आ जाती है आपकी। ठीक है, वैसे ही एक्सेस से नहीं होती है कभी भी कार्बोहाइड्रेट से, वो इम्बैलेंस से होती है, कि कार्बोहाइड्रेट का और ग्लूकोज का अगर इम्बैलेंस हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से भी मान सकते हो, एग्जैक्ट कोज ये नहीं है लेकिन शुरुआत मान सकते हो डायबिटीज की, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है और लंबे समय तक बना रहे, तो वो फैक्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, आपकी दिनचर्या, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो फिर वो डायबिटीज में चेंज हो जाएगा। और क्या होगा इससे, कि आप खा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो कितना स्टोर कर पाएगी बॉडी, आप लेते ही चले जा रहे हो, तो यानी कि मोटापा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, तो कमजोरी उसको फिर भी फील होगी, क्योंकि मोटा इंसान ज्यादा काम कर नहीं पाता है, जल्दी थक जाता है। ठीक है, तो यही सारे इसके अधिकता के नुकसान है। फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। क्यों, कि जैसे मान लिया, एक एग्जांपल ले लो अभी, एक तो मैं आपके सामने रख दूं एक बुक, कि ये आपको 10 दिन में कंप्लीट करनी है, या फिर 5 दिन में, या फिर 2 दिन में कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक मैं रख दूं 50-60 किताबें, एक को तो आप उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, करोगे इसी मंशा से कि मैं कंप्लीट कर लूंगा जितना, जितने दिन का आपने टारगेट दिया है। लेकिन मैं अगर 50 से 60 बुक्स आपके सामने रख दूं और टारगेट दे दूं आपको वही 5-6 दिन का, जितना मैंने एक बुक के लिए दिया था, तो आप एक भी किताब को खोल के नहीं देखोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता टारगेट तो पूरा होना ही नहीं। आप 5 दिन तो उसके सिलेक्शन में ही निकाल दोगे कि मैं 50-60 बुक में से पहली कौन सी पढूं। ठीक है, तो यही खाने के साथ होता है, कि जब ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर जाता है तो शरीर को ये समझ में नहीं आता है कि डाइजेशन किसका करूं मैं।
ठीक है, तो वो किसी भी चीज का नहीं प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता है। तो इनडाइजेशन की सिचुएशन उसमें आ सकती है। और जब इनडाइजेशन होगा, खाने का पाचन नहीं होगा, तो उसको लूज मोशन भी लग सकते हैं, डायरिया उसको हो सकता है, पोली यूरिया, बार बार वो यूरिनेशन के लिए जाएगा। क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम से अल्टीमेटली प्रेशर किसके किसके ऊपर पड़ेगा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे पड़ेगा। और अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रेशर पड़ गया, तो वो फिर किडनी के ऊपर प्रेशर डालेगा कि इसको जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालो। ठीक है, मोटापा इसमें आ जाएगा, और थकान उसमें रहेगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगे आपके, अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं तो उसके नुकसान। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं इसमें, नहीं तो फिर जो आपका एनाटॉमी का जो लेक्चर्स बचे हैं वो सुनेंगे।